इजराइल और फिलिस्तीन फिर से युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं। और फिलिस्तीन के गाजा से चरमपंथी संगठन हमास ने धावा बोला है। इसके बाद इजराइल ने भी फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमास ने खास तौर पर दक्षिण और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे थे और दक्षिणी क्षेत्र में सैन्य कैंप पर धावा बोला है। इसके साथ ही हमास ने कई इजराइल सैनिकों को बंदी बनाया है। शुरुआती झटके से उबरते हुए इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह 2 साल तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इजराइल में मरने वालों की संख्या 100 से पार हो चुकी है, जबकि 1590 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इधर लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमला हो रहा है और इजराइल 2 मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। लेकिन यहाँ हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठता है, आखिर बार बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ऐसा क्या होता है जिससे दोनों युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। तो यार, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष की कहानी 100 साल पुरानी है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध से पहले इजराइल तुर्की का हिस्सा था, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, जो पहले विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों के साथ चला गया, जिसके चलते तुर्की और ब्रिटेन के बीच तनाव पैदा हो गया। फिर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन ने इस युद्ध को जीतकर ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। तब यहूदी जोनिज्म की भावना से भरे हुए थे, जो एक आजाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे, जिसके चलते दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आने लगे और ब्रिटेन के यहूदियों का साथ दिया। साथ ही फिलिस्तीन को यहूदियों का मातृभूमि बनाने में मदद करने लगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर पड़ गया, जिससे फिलिस्तीन में आने वाले यहूदियों को मदद मिलना कम हो गया। उसके बाद दूसरे देशों ने ब्रिटेन पर यहूदियों का पुनर्वास करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला 1945 में बने यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। फिर 29 नवंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। पहला हिस्सा अरब राज्य बना और दूसरा इजराइल। वही जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा गया, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके करीब 1 साल बाद इजराइल ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया और अमेरिका ने भी इसे मान्यता दे दी। उसके बाद अरब देश और इजराइल आमने सामने आ गए और दोनों के बीच कई बार युद्ध हुआ। फिर अमेरिका की वजह से इजराइल ने हर युद्ध में अरब देश को हरा दिया। तो इसमें पहला है वेस्ट बैंक। दरअसल वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने इसे 1967 के युद्ध में अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके पर अपना हक जमाते हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी भी दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है। यह स्थान इजराइल और मिस्र के बीच है, जिस पर हमास का कब्जा है। मगर सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध भी लगा दिया। सीरिया का एक पठार गोलन हाइट्स भी, जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बनता रहा है, क्योंकि 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है। वही इस विवाद और कब्जे को लेकर कई बार शांति वार्ता भी हुआ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा पूर्वी जेरूसलम में राजनीतिकता को लेकर दोहरी नीति भी दोनों देशों के विवाद की वजह रही है, क्योंकि 1967 में पूर्वी जेरूसलम पर कब्जे के बाद से इजराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिक मानता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कुछ शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है, जिसमें से ये शर्त भी शामिल है कि एक तय समय से ज्यादा बाहर रहने पर फिलिस्तीनी की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इसलिए इजराइल की इस नीति की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन जेरूसलम और उसके आसपास के इलाके में झड़प हो ही जाती है। और यह एक ऐसा शहर है जो इस्लाम, ईसाई और यहूदियों तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, वही ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि जीसस को इसी जगह सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद वह यहाँ पर जीवित भी हुए थे। और यह शहर यहूदियों के लिए भी काफी पवित्र है, क्योंकि यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके पवित्र मंदिर का अवशेष है। लेकिन 1967 में इजराइल ने जेरूसलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया।
फिर उसके बाद इसे अपनी राजधानी मानने लगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिल सकी, इसलिए तेल अवीव को ही राजधानी माना गया। उधर फिलिस्तीन भी यही कहते हैं कि वो आजाद देश बनाने के लिए जेरूसलम को ही राजधानी बनाएंगे, इसलिए फिलिस्तीनी लगातार मांग करते रहा है कि इजराइल 1967 के पहले की सीमाओं पर वापस लौट जाए, साथ ही वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को भी फिलिस्तीन को लौटा दे। इसके अलावा पूर्वी जेरूसलम को भी इजराइल आजाद कर दे, जिससे वह जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बना सके। लेकिन इजराइल इन सब से इनकार करता रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आए दिन जंग होती रहती है। तो अब बात करते हैं इस हमले की, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये हमला अचानक हुआ है, मगर जिस हिसाब से हमला हुआ है उसे देखे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमला अचानक से हुआ है, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होगी और काफी तरीके से इसका खाका तैयार किया गया होगा। यह हमला वैसा भी नहीं था जो किसी हालिया विवाद या मामले को लेकर किया गया हो। और अभी जैसे खबरें आ रही है कि ईरान ने हमास की मदद की होगी, वह भी इस पूरी घटना को एक नया आयाम देता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस स्तर का और इतना बड़ा आक्रमण किसी देश पर होना किसी आतंकी संगठन के अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमला मिश्रित आबादी वाले इलाके में हुआ है, यानी मिश्रित इलाके की वल्नरेबिलिटी का भी इस्तेमाल किया गया है और इसको हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि आतंकियों ने मिश्रित इलाके को चुना है और फिर तकनीक का भी इस्तेमाल किया। वही अपने लड़ाके पैराट्रूपर पैराग्लाइडर्स के तौर पर भी उतारे, फिर जमीनी लड़ाई भी की। जाहिर है कि युद्ध स्तर पर इसकी योजना बनाई होगी और ऐसा ही कहा जा सकता है कि किसी नॉन स्टेट एक्टर ने किसी स्टेट पर हमला किया है, क्योंकि जो भी हमला हुआ है उसके दुर्गामी परिणाम भी होंगे। इससे बाकी सारे देश भी हैरान हैं और वे इसे इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर इस तरह का हमला करता है तो प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। वही इजरायली इंटेलिजेंस के लिए यह सबसे बड़ा झटका है कि इतने बड़े स्तर पर तैयारी चल रही थी और उसको पता भी नहीं चल पाया। वही ये युद्ध और फैलेगा कि नहीं अभी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कौन से देश इस युद्ध में शामिल होंगे यह कहना तो अभी कठिन है, क्योंकि अलग अलग देशों की हमेशा से इस मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही है। कुछ देश जो जॉर्डन या इजिप्ट जैसे हैं वे इजराइल के चारों तरफ हैं और उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर चीज़ों को सामान्य किया है, तो वे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जहाँ तक सऊदी अरब की बात की जाए तो उसने इजराइल को बिना नाम लिए दोषी ठहराने की कोशिश तो की है। वही बाइडेन सरकार तो यह कोशिश कर रही थी कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हो जाए। यह कहना इसलिए मुश्किल है कि युद्ध कितना फैलेगा और किन किन देशों तक फैलेगा। हाँ, एक चीज़ जो इजराइल को तय करना है कि वह है अपने डेटरेंस को फिर से स्थापित कर रहे हैं, और इसकी वजह है कि एक चीज़ जो हिली है वो ये है कि इजराइल पर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल की फोर्सेस का यह डर था कि कोई भी उस पर हमला करने से पहले सोचता। ऐसे में उनको फिर से स्थापित करने के लिए इजराइल को एक बड़ा ऑपरेशन तो करना ही होगा। वही अगर कोई आतंकी संगठन किसी देश पर हमला करता है तो वहाँ की सुरक्षा सेना की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे वापस क्रेडिबल डेटरेंस को स्थापित करें, और यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वे कैसे यह करते हैं यह देखने की बात है, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि वे युद्ध में हैं और जब तक आखिरी आतंकी नहीं मिट जाए तब तक वे कार्रवाई जारी रखेंगे। हालांकि वहाँ तो मिश्रित आबादी है और वहाँ पर आम नागरिक भी हैं, तो यहाँ इजराइल के पास अक्सर परेशानी भी रही है कि अगर बात आगे तक जाती है तो फिर उसको मानवाधिकार के मसले पर भी जवाब देना होता है, क्योंकि मिश्रित आबादी में तो आम नागरिक भी हैं। वही सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आसपास के देश उस पर प्रतिक्रिया देंगे। फिर इजराइल के जो मित्र देश हैं जैसे कि अमेरिका, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है और जो भी कार्रवाई हो वह शांति सुनिश्चित करने का ही हो। तो अब आने वाले दिनों में इजराइल क्या करता है यह देखने की बात है। अब ऐसे में भारत के पास इजराइल का समर्थन ही विकल्प है। जहाँ तक रूस की बात है तो उसकी विदेश नीति फिलहाल एक ही मुद्दे पर टिकी है। अगर कोई भी देश पश्चिमी देशों या उनके इलाज की मुखालफत करता है तो रूस उसका समर्थन करेगा। वही रूस और इजराइल के गहरे संबंध रहे हैं, क्योंकि रूस आतंकवाद का भी शिकार रहा है। वही भारत आतंकवाद से इतना ग्रस्त रहा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वह इजराइल पर हमले को किसी भी तरह पॉजिटिव तरीके से देखे, क्योंकि भारत के लिए यह चिंता का विषय है कि कुछ एक आतंकी संगठन जो दूसरे देशों की मदद से किसी देश पर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं, तो भारत में या इसके आसपास जो आतंकी संगठन सक्रिय है वे कैसा कर सकते हैं, यह तो सब सोचा ही जा सकता है। तो भारत के लिए यह बहुत ही स्पष्ट मुद्दा है कि यह आतंकवाद का मुद्दा है। जो एक आतंकी संगठन ने एक देश पर हमला किया है तो भारत सीधे तौर पर इजराइल के साथ ही जाएगा। वही पीएम मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बैलेंस्ड नीति लाने की कोशिश की है, लेकिन फिलिस्तीन में अब राष्ट्रपति महमूद अब्बास की नहीं चल रही है और हमास ने यह हमला इसलिए किया है
कि अगर महमूद अब्बास होते या फिलिस्तीन की कोई अथॉरिटी होती तो भारत के लिए शायद स्थिति अलग होती, लेकिन यह तो एक तरफा अटैक है और आतंकी अटैक है। वही भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो बहुत ही सेंसिबल लगता है। तो बाकी इस मामले में आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताना। वही इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।